विधायक की बहू की दर्दनाक आपबीती। आत्मनिर्भर होने के बावजूद हमारे संस्कारों में यही सिखाया गया है कि माता पिता बेटी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। मेरा नाम नीतू सिंह ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गोटे गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हूं। मेरे पिता चंद्रभान सिंह पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। परिवार में मां के अलावा भाई बहन सब हैं। पिता का अच्छा कारोबार है। कुल मिलाकर परिवार हर तरह से संपन्न और खुशहाल है। इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती कि एक प्रतिष्ठित परिवार की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की हूं। क्योंकि एमबीए की पढ़ाई करने के बाद जब मेरे माता पिता और परिवार के लोग मेरी शादी के लिए एक अच्छा वर और अच्छे खानदान की तलाश कर रहे थे, तभी मेरे लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के एक सजातीय विधायक जालम सिंह के बेटे मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह का रिश्ता आया। जालम सिंह जी के बड़े भाई प्रहलाद पटेल भी बीजेपी के बड़े नेता हैं और इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। यह 2016 की बात है, जब मेरी उम्र करीब 26 साल थी। मैं उन दिनों गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। जालम सिन्हा जी का परिवार गाडरवारा में रहता था। मेरे माता पिता ने मुझे जालम सिन्हा जी के बेटे मोनू पटेल के बारे में बताकर कहा कि उन्हें रिश्ता पसंद है। अगर मैं आकर एक बार लड़के से मिलकर पसंद कर लूं तो बात पक्की करके वे मेरी शादी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि मेरे पिता खुद राजनीति में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से राजनीति से जुड़े लोगों से दूर रहना चाहती थी। आत्मनिर्भर होने के बावजूद हमारे संस्कारों में यही सिखाया गया है कि माता पिता बेटी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। लिहाजा मैं मोनू से मिलने के लिए तैयार हो गई। जालम सिंह व उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल के अलावा उनके परिवार के लोग हमारे घर आए। साथ में मेरे सपनों का राजकुमार मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह भी था। सुदर्शन व्यक्तित्व और बेहद आकर्षक कदकाठी वाले मोनू को पहली नज़र में देखने के बाद तो मैंने पसंद कर लिया, लेकिन जब कुछ समय अकेले में हम दोनों की बात हुई तो मुझे लगा कि उसके मेरे विचार तथा व्यक्तित्व एकदम अलग हैं। कहीं भी मोनू के अंदर एक शरीफ इंसान और अच्छे व्यक्ति होने के लक्षण मुझे नहीं दिखे थे। हालांकि मुलाकात के दौरान मुझे बताया गया कि वह एमईटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरे सामने मोनू को एक सोशल वर्कर के रूप में पेश किया गया था, जो महिलाओं के कल्याण लिए काम करता है। मेरे घर वालों ने जब मोनू के परिवार के जाने के बाद मेरी राय पूछी तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे मोनू पसंद नहीं है और मुझे ये शादी नहीं करनी है। सुनकर घर वाले हैरान रह गए। मुझसे पूछा गया तो मैंने बता दिया कि मीडिया में मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा। वह सुना है कि उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वह सिगरेट, शराब पीने के अलावा रसिया किस्म का इंसान भी है। इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मुझे वह अच्छा इंसान नहीं लगा। घर वालों ने समझा कि मैं बाहर रहकर नौकरी करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को पसंद करती हूँ। इसलिए घर वालों ने कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछा, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं तो क्या कहती। तब घर वालों ने समझा कि शायद राजनीतिक परिवार का तेज तर्रार लड़का होने के कारण मैंने मोनू को नापसंद किया है। मुझ पर हर तरह का दबाव डाला गया। मुझे बताया गया कि वह सिगरेट या शराब नहीं पीता है और उस पर जो मुकदमे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। वही हुआ जैसा आम तौर पर भारतीय परिवारों की सामान्य लड़कियों के साथ होता है। मेरे घरवालों ने तरह तरह की बातें समझाकर मुझे मोनू से शादी करने के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी सोचा कि शायद मैं ही गलत हूँ, वाकई मोनू एक अच्छा इंसान हो। मेरे यहाँ करने के तुरंत बाद 10 दिन के भीतर ही सगाई की डेट तय कर दी गई। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे घर वाले एक अनजाने से दबाव में फैसले ले रहे थे। मुझसे कहा गया कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं, अपने किसी रिश्तेदार से भी इस रिश्ते को लेकर चर्चा न करूं। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। जब भी पूछती तो कहा जाता कि राजनीति में ये सब करना पड़ता है। तर्क दिया जाता कि विरोधी लोग नहीं चाहेंगे कि ये शादी हो, अलग अलग पार्टियों से जुड़े दो परिवारों में कोई रिश्ता बने। माता पिता तर्क देते कि हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे। उसी समय उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर बंद करा दिया और मुझे एक नया नंबर दे दिया। रोज़ मुझसे यही कहा जाता कि मैंने किसी को इस रिश्ते के बारे में बताया तो नहीं। इतना ही नहीं, मेरे घर वालों ने एंगेजमेंट से एक दिन पहले ही हमारे रिश्तेदारों को भी सगाई के बारे में बताया।
धूमधाम से सगाई का समारोह संपन्न हो गया, जिसमें हमारे व मोनू के परिवार के चुनिंदा रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। सगाई होते ही मोनू का परिवार मेरे परिवार पर जल्द से जल्द शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन हमारी जन्म कुंडली के मिलान के कारण शादी की तिथि जल्द नहीं मिल रही थी। 6 महीने बाद शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकल रहा था। दोनों परिवारों की सहमति से शादी की डेट भी फिक्स हो गई। मैं सगाई के बाद वापस गुरुग्राम चली गई। सगाई के 15 दिन बाद मोनू ने मुझे भोपाल से फ़ोन करके कहा कि वह भोपाल में अपने पापा के सरकारी मकान पर है और मुझसे मिलना चाहता है। हालांकि मैं शादी से पहले इस तरह मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इतना दबाव डाला कि मुझे जाना पड़ा। आखिरकार हमारी शादी तो होनी ही थी, लेकिन मैं जब भोपाल उनसे मिलने गई तो मुझे जैसी आशंका थी, पहली बार मोनू का असली चरित्र देखने को मिल ही गया। उन्होंने उस समय मेरा दिमाग घूम गया ये सब सुनकर। मैंने साफ बोल दिया कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इतनी निगरानी में नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, आप भी नहीं कर सकते। मोनू ने फिर मुझे बहुत गालियां दीं और परिवार को बर्बाद करने का भय दिखाया। मैंने रिश्ता तोड़ने की बात की तो कहा गया कि अब ये शादी होकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाहे मैं तुम्हें शादी के 1 दिन बाद छोड़ दूं, लेकिन शादी अब मैं करके ही रहूंगा। ये मेरी जिद है। एक बार फिर मुझ पर हर तरह से दबाव डाला जाने लगा। मेरा परिवार भी मुझ पर दबाव बना रहा था, जिससे मैं हार गई। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने तब हिम्मत दिखाई होती तो शायद हालात ऐसे न होते। मेरे परिवार पर दबाव डालकर 2 महीने बाद मोनू के परिवार ने मेरी गुरुग्राम की नौकरी छुड़वा दी और मैं नरसिंहपुर में माता पिता के पास आ गई। हालांकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे घर पर आते ही उन्होंने मेरे कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी। किसी से भी मिलने से मना कर दिया। मुझ पर नज़र रखी जाने लगी। अगर मैंने फ़ोन पर किसी से बात की तो उसकी डिटेल्स निकाल ली जाती थी और फिर सवाल किया जाता कि मैंने क्यों और क्या बात की। वो मेरे फ़ोन कॉल तक पर नज़र रखने लगे। मैं कभी बाजार जाती तो ड्राइवर को फ़ोन करके कहा जाता कि 10 मिनट हो गए हैं, वह कार में क्यों नहीं बैठी हैं। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात की और कहा कि मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन बात अब इतनी बढ़ चुकी थी कि घर वाले मुझसे कहते कि अगर रिश्ता टूटता है तो समाज में बदनामी होगी, गलत संदेश जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को लग रहा था कि एक बार तय होने के बाद अब अगर ये रिश्ता टूटता है तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। एंगेजमेंट से पहले तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, लेकिन मोनू ने मेरी फेसबुक आईडी बनाकर अपने साथ मेरी तस्वीरें उसमें लगा दीं। मुझसे कहा कि मैं कभी भी अकेले तस्वीर पोस्ट न करूं। लेकिन शादी से करीब 3-4 महीने पहले मोनू की एक गर्लफ्रेंड ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए मुझसे संपर्क किया। उसने अजीब सी भद्दी भाषा में मुझसे बात की और कहा कि जिससे तेरी शादी हो रही है वो तुझे पत्नी मानता ही नहीं है, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मोनू की गर्लफ्रेंड ने मुझसे दोबारा भी संपर्क किया और मुझसे काफ़ी बदतमीज़ी से बातें की। उसने मुझे बताया कि कई सालों से उसका मेरे होने वाले पति मोनू से अफेयर चल रहा है। ऐसी कई बातें उसने मुझे बताईं जो मेरे और मेरे होने वाले पति से जुड़ी थीं। मैंने इस बारे में मोनू से बात की तो उसने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता रहे। इसके बाद उसने मेरा फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया। मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल रही थीं, लेकिन मैं इस रिश्ते में इतना फंस चुकी थी कि मैं परिवार के भावनात्मक दबाव के कारण शादी से पीछे नहीं हट पाई। मैंने इस उम्मीद में शादी कर ली कि हो सकता है आगे चलकर सब ठीक हो जाए। 2017 में आखिर वो दिन भी आ गया जब धूमधाम से हमारी शादी हुई। मेरी शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए थे। सबने शुभकामनाएं दी थीं, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंतर्मन से आवाज़ आ रही थी कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ। शादी के अगले दिन ही मुझे दान दहेज और शादी में रस्मों की कमी गिनाकर मेरे पूरे परिवार को सबके सामने बेइज्जत किया गया। मैंने वो परिवार ने बर्दाश्त कर लिया। शादी के 10 दिन बाद मेरे पति मोनू मुझे मायके छोड़ने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भोपाल चले गए। हमारे बीच बहुत बात नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि शादी के 10 दिन बाद ही उन्होंने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी है, लेकिन सच यह था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थे और उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था।
मेरे सामने मोनू के चरित्र की एक सच्चाई उजागर हो रही थी। मायके से ससुराल आने पर मैंने पति से साफ कहा कि आप अच्छे से रहिए, लेकिन मुझे तलाक दे दीजिए। लेकिन मुझे धमकी देकर कह दिया गया कि भूल कर भी मैं तलाक के बारे में बात न करूं। दोबारा ससुराल आने के बाद से मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा। मेरे पति पूरा दिन सोते, शाम को उठते, दफ्तर जाकर दारू पीते और लेट नाइट घर आते और सुबह तक जागते। मैं 2 घंटे भी नहीं सो पा रही थी। रात में मुझे उनके साथ जागना पड़ता और दिन में परिवार के साथ। जब तक वो गहरी नींद में न सो जाएं, मुझे झपकी लेने की भी इजाज़त नहीं थी। मेरा पूरा रूटीन खराब हो गया था। इसका असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था। मेरा वज़न कम हो गया। मैं मानसिक अवसाद में आ गई। ये बाहर से दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होकर आते और फिर घर में मेरे साथ रिश्ते बनाते। इससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं 6 महीनों तक कंसीव नहीं कर पाऊंगी। डर मेरे भीतर तक बैठ गया था। मैं अचानक सोकर उठ जाती थी। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे बीच संबंध सिर्फ शारीरिक थे, वो भी जबरदस्ती के। अपनी मर्दाना कमजोरी का गुस्सा वो मेरे जिस्म पर निकालते। मैं खुश थी या नहीं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैं साल भर उनके साथ रही, उन्होंने एक बार भी मेरी आंखों में नहीं देखा। शादी के बाद मुझे किसी से बात नहीं करने दी गई। एक बार भी मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकली। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे सही से दिख भी नहीं रहा था। जबलपुर के एक अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में रही। मेरी बैकबोन में इंजेक्शन दिया गया। इसकी वजह से मैं 2 महीनों तक बैठ नहीं पाई। ये सब शादी के 4 महीनों के भीतर हुआ। मुझे दिल्ली के एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया था, लेकिन उससे भी मैं अकेले बात नहीं कर पाई थी। मेरा फ़ोन। मैंने अपने ससुर से बात की तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ही मुझे पता चला कि शराब और ड्रग्स लेना इनकी रोज़ की आदत है। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था। ये मेरे साथ नहीं थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। मुझे इस बारे में पता चला तो फिर मुझे बहुत मारा पीटा गया। मैंने कभी इन्हें गर्लफ्रेंड से बात करने से नहीं रोका। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर मेरे साथ मारपीट की जाएगी। हमारा रिश्ता ऐसा था कि ये बस फिजिकल होने के लिए मेरे साथ होते, उसमें भी बस जबरदस्ती ही करते। मैंने न किया तो कभी उसका सम्मान नहीं किया गया। मैं न करती तो इतनी जोर से मेरा गला दबाया जाता कि मैं सांस तक नहीं ले पाती। सबको पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन परिवार में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मुझसे कहा जाता कि उसे जो करना है वो करेगा, मुझे ही सहना होगा। रात भर मैं प्रताड़ित होती और दिन भर घर का काम संभालती। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे पति ही गलत हैं, फिर लगा कि इसमें सब शामिल हैं। मेरे लिए सबसे दर्दनाक यह था कि परिवार की कोई महिला कभी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आई। उस घर में मेरी हमउम्र ननदें व अन्य लड़कियां थीं, लेकिन उन्होंने भी कभी मेरे दर्द को नहीं समझा। शिकायत करने पर ससुराल वालों ने इसे कुंडली का दोष बता दिया। मुँह से कहा कि किसी ने टोटका किया है। इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मैंने एक बार अपने ससुर जालम सिंह से हिम्मत करके उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब राजनीति में होता रहता है। ससुराल छोड़कर मायके आने के बाद पहली दिवाली पर मैंने अपने मायके में ससुराल वालों को घर पर मिलने बुलाया था, लेकिन मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं आया। मैंने अपने ससुर से तलाक के लिए कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि इस बार तो तुम्हारी जुबान पर तलाक का नाम आ गया, आगे से आया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ पता नहीं। एक दादी थीं जो मुझसे कहती थीं कि तू यहाँ रहेगी तो मर जाएगी, यहाँ से भाग जा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखती थी कि कोई आए और मुझे इस नरक से निकाल ले। जब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी या मेरे पति ही मुझे मार देंगे, तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपने भाई को अपनी ससुराल बुलाया। सिर्फ अपनी डिग्री और दस्तावेज लिए और शादी के 12 महीने बाद एक दिन मौका पाकर उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। मायके आकर मिला सुकून, मेरे पूरे जिस्म पर जख्म थे। मैं इतना कमज़ोर थी कि बिना सहारे के खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे चेहरे पर भी निशान थे। मेरी माँ ये सब जानकर बहुत दुखी हुई। अपने घर पहुंचकर 2 दिन तक बस सोती रही। मैंने जब अपने पिता को ये सब बताया तो वह बुरी तरह टूट गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये सब हुआ है। वो बस खामोश हो गए, सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 1.5 साल अपने मायके में रही, फिर हिम्मत करके नौकरी करने दिल्ली आ गई। अब मैं एक छोटी सी नौकरी कर रही हूँ, किसी भी तरह इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी माँ अब अवसाद में है,
मेरे पिता बीमार हैं, मेरे खराब रिश्ते का उन पर गहरा असर हुआ है। मैं उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे शादी के बाद ही ये पता चला कि मेरे पति मोनू सिंह पर 45 आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आरोप भी शामिल हैं। मुझसे उनकी एजुकेशन के बारे में भी झूठ बोला गया था। महिलाओं की समाज सेवा के नाम पर वह उनकी अस्मत से खिलवाड़ करते हैं। अब मैं अकेले दिल्ली में रहकर नौकरी करती हूँ और अदालत में तलाक के लिए लड़ रही हूँ। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी कहानी बता रही हूँ। मेरी इस कहानी से आप लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा और हमारे समाज का सच है। मैंने नरसिंहपुर में अपने ससुराल वालों के खिलाफ अपने उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न व अपने साथ हुई घरेलू हिंसा के लिए कई बार एफआईआर कराने की कोशिश की। मेरी शिकायत तो ली गई, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को संदेश दिए और अपने मामले की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन सब ने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने तो प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर पूछा कि क्या इस देश में दो कानून हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरा सत्ता में बैठे लोगों के लिए। मैंने दिल्ली की एक अदालत में अपने पति से तलाक लेने के लिए आवेदन किया हुआ है। 1.25 साल हो गया है, लेकिन कोई पहल नहीं हुई है। मेरी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। शुरुआत में सिर्फ 1 साल मैं अपनी ससुराल में थी, उसके बाद 1.5 साल मैं अपने मायके में रही। मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई, जॉब की तैयारी की। 3 साल बाद मैं सब छोड़कर गुड़गांव चली आई और अब दिल्ली में नौकरी करते हुए अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ। ससुर और सास सुमन पटेल को कई बार बता